तो यहां मैंने बना दिया है एक नॉर्मल आंख, और ये देखने वाली है एक ऑब्जेक्ट को जो कि बहुत ही दूर रखा हुआ हो, जैसे कि ये पेड़, और ये बहुत ही दूर है। यही दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे दो लाइंस ड्रॉ कर दिए हैं। अब ये क्योंकि बहुत ही दूर है ना, इसलिए इससे जो लाइट रेस निकलेंगी और हमारी आंखों पे पड़ेंगी, ये ऑलमोस्ट पैरेलल होने वाली हैं, कुछ ऐसे। अब क्योंकि हमारी आंख इसे क्लियरली देख पा रही है, तो इसलिए ये लाइट रेस ये कन्वर्ज कर जाएंगी रेटिना के ऊपर, और रेटिना के ऊपर ही एक क्लियर इमेज बन जाने वाली है, तभी तो हम इसे क्लियरली देख पाएंगे। अब देखो, इस केस में मैं ये कह सकता हूं कि इस लेंस की फोकस ये होने वाली है ये वाली पॉइंट, और लिख लेते हैं ये वाली पॉइंट। और ऐसा इसलिए क्योंकि देखो, ये रे जो कि पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रिफ्रैक्ट करने के बाद फोकस से ही तो पास करेगी, तो इसलिए ये वाली पॉइंट हो गई फोकस। अब आओ देखते हैं एक ऐसे ऑब्जेक्ट को जो कि हमारी आंखों के पास में रखा हुआ हो, जैसे कि बैटमैन। अब अगर हमारी आंख इस बैटमैन को भी क्लियरली देख पा रही है, तो यानी कि इससे निकलने वाली रेस को ये लेंस फोकस कर देगा रेटिना के ऊपर। तो मैं कहूंगा कि इस केस में फोकस हो जाने वाला है ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट। और ऐसा इसलिए क्योंकि पैरेलल रे टू द प्रिंसिपल एक्सिस ये रिफ्रैक्शन के बाद फोकस ही तो पास करती है। अब देखो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है आंख के, वैसे वैसे फोकस ये भी पास आ रही है लेंस के। तो यानी कि फोकल लेंथ ये छोटी होती जा रही है, शॉर्ट होती जा रही है। और ऐसा इसलिए पॉसिबल है ना, क्योंकि हमारी सीलरी मसल ये हमारे लेंस के शेप को चेंज कर सकती है। हमारा लेंस ये जेली लाइक मटेरियल से बना हुआ है, तो हमारी सीलरी मसल इसे पिचका सकती है, कॉम्प्रेस कर सकती है, और इसके कर्वेचर को बढ़ा सकती है, ताकि ये रेस को और ज्यादा कन्वर्ज करे, और ज्यादा बेंड कर दे। यानी कि हमारी लेंस की शेप ये चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ हो। लेकिन देखो यार, इस लेंस की शेप को बार बार चेंज करके दिखाना ये थोड़ा मेहनत का काम है, तो इसलिए मैं बार बार इसके शेप को चेंज नहीं करने वाला हूं। तुम बस मान लेना इसकी शेप चेंज हो रही है। अब देखो, हर चीज की एक लिमिट होती है, तो यानी कि हमारी लेंस की भी पिचकने की एक लिमिट है, एक लिमिट तक ही सीलरी मसल हमारे लेंस को पिचका सकती है। तो मान लो कि हमारा ऑब्जेक्ट ये एक सर्टेन डिस्टेंस तक आ चुका है, और हमारे सीलरी मसल्स ने हमारे लेंस को उसकी लिमिट तक पिचका दिया है। यानी कि इस बार जो फोकल लेंथ होगी ना, ये कुछ यहां पे होने वाली है, और ये हो जाएगी मिनिमम फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब हमारी लेंस इससे ज्यादा कॉम्प्रेस नहीं हो सकती है, तो यानी कि इसकी फोकल लेंथ ये और ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकती है, तो ये हो गई मिनिमम फोकल लेंथ। अब देखो, हमारा ऑब्जेक्ट अगर इस पॉइंट से और ज्यादा करीब आ जाए, तो हमारी लेंस उसे फोकस नहीं कर पाएगी रेटिना के ऊपर। तो इस पॉइंट को हम नाम देते हैं एज नियर पॉइंट ऑफ द आई, और इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर डी से। अब देखो, मेन पॉइंट अभी तक का ये था कि अगर ऑब्जेक्ट अलग अलग डिस्टेंस पे रखा हुआ हो, तो हमारी लेंस ये अपने फोकल लेंथ को चेंज करेगी, ताकि ये उसकी इमेज को फोकस कर पाए रेटिना के ऊपर। और हमारी जो फोकस है ना, ये लाई करने वाली है इस रेंज के अंदर। ये हो जाएगा मिनिमम फोकस, और ये हो जाने वाली है मैक्सिमम फोकस, मैक्सिमम फोकस। अब इसके बारे में हमने डिटेल में बात किया था कुछ पिछले वीडियोस में, तो अगर तुम्हें ये समझने में थोड़ी डिफिकल्टी आ रही है ना, तो एक बार पिछला वीडियो देख के आ जाओ। तो आओ अब देखते हैं कि डिफेक्टिव आइज ये कैसे अलग होती है नॉर्मल आइज से। अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बताऊं, तो डिफेक्टिव आई लेंस की पावर ये या तो ज्यादा होगी या तो कम होगी कंपेयर टू नॉर्मल आई लेंस की पावर से। अब आओ इसे समझते हैं। मैं सबसे पहले इस बैटमैन को हटा देता हूं, और हम लेते हैं सबसे पहले हाई पावर का केस, ऐसी डिफेक्टिव आई लेंस जिसकी पावर ये हाई है कंपेयर टू नॉर्मल आई लेंस से। तो देखो, हाई पावर का मतलब हो गया कि हाई बेंडिंग कैपेसिटी, ये रेस को ज्यादा मोड़ सकता है। यानी कि इस लेंस की फोकल लेंथ ये थोड़ा और ज्यादा पास में होने वाली है, यानी कि मिनिमम फोकल लेंथ ये भी थोड़ा पास में होगी, और मैक्सिमम फोकल लेंथ ये भी थोड़ा और पास में हो जाएगी। यानी कि ये जो रेंज है ना फोकस का, ये थोड़ा घसक जाने वाला है ऐसे। तो अगर हमारी आंख ये पास में रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट पे फोकस कर रही हो, जैसे कि ये बैटमैन, तो इससे निकलने वाला एक रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाए, ये तो अनडेविएटेड जाने वाला है, और दूसरा रे जो कि जाएगा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रिफ्रैक्ट कर जाने वाला है। अब अगर हमारी आंख इसे क्लियरली देख सकती है, तो यानी कि ये रे ये ऐसे बेंड करेगा ना, ताकि ये पहली रे के साथ मिल जाए रेटिना के ऊपर ही इंटरसेक्शन हो, और एक क्लियर इमेज बन जाए, कुछ ऐसे। तो देखो, इस केस में मैं कहूंगा कि इस लेंस की फोकस ये यहां लाई करती है, यहां पे, और ये वाली फोकस ये इस लेंस के फोकस के रेंज के बीच में लाई कर रही है, इसके अंदर ही लाई कर रही है। यानी कि हमारी ये आंख ये पास वाले ऑब्जेक्ट को तो देख सकती है क्लियरली, ये केस बिल्कुल ही पॉसिबल है। अब आओ देखते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट कहीं दूर पे रखा हुआ हो तो क्या होता है। तो हम ले लेते हैं अपने ट्री को। अब इससे जो लाइट रेस आ रही होंगी ये ऑलमोस्ट पैरेलल होने वाली है। अब एक लाइट रे जो कि ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू जाए, ये तो अनडेविएटेड पास करने वाली है, और एक लाइट रे जो कि पैरेलल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये रिफ्रैक्ट करने वाली है। अब अगर इस आंख को इस ट्री को क्लियरली देखना है ना, तो ये रिफ्रैक्टेड रे ये कुछ ऐसी बेंड कर जाएगी कि ये पहली वाली रे से जाके मिल जाए रेटिना के ऊपर ही, कुछ ऐसे। अब क्या ये पॉसिबल है? तो देखो, इसका मतलब ये हुआ कि इस लेंस की फोकस ये यहां पे लाई करती है, बिल्कुल इस पॉइंट पे। लेकिन यार हमने तो ये पहले ही डिसाइड कर रखा था कि इस लेंस की फोकस का रेंज इसके बीच में होना चाहिए, यहां पे होना चाहिए। यानी कि ये तो रेंज के बाहर लाई कर रहा है, यानी कि मैक्सिमम ये लाइट रे ये इस पॉइंट के थ्रू पास करेगी, कुछ ऐसे। तो यानी कि देखो,
इस ट्री की इमेज ये बनने वाली है इस पॉइंट पे, इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे हो रहा है रेटिना के पहले ही, यानी कि क्योंकि रेटिना के ऊपर एक इमेज नहीं बन रही है, इसलिए हमारी आंख ये दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स को नहीं देख सकती है क्लियरली। इसे दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स ये धुंधली नजर आने वाली है। यानी कि अगर लेंस के पास हाई पावर हो तो उसे पास रखी हुई ऑब्जेक्ट तो क्लियरली नजर आती है, लेकिन दूर रखी हुई ऑब्जेक्ट्स ये धुंधली नजर आती हैं, और इस डिफेक्ट को हम बोलते हैं